हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीए प्रोग्राम एजुकेशन का 4 सेमेस्टर का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रिफ्लेक्टिव लर्निंग। इससे रिलेटेड आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लाई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि एग्ज़ाम से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड आप तक वीडियो पहुँच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है अधिगम क्या है। इसमें मैं आपको अधिगम के बारे में बताऊंगी कि अधिगम क्या है, उसके विभिन्न दृष्टिकोण क्या है, उससे रिलेटेड मैं आपको ये टॉपिक समझाऊंगी और इसमें विशेषताएं भी हैं। इस क्वेश्चन में पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीखना एवं अधिगम एक व्यापक, सतत एवं जीवन प्रति चलने वाली प्रक्रिया है। जो अधिगम है या सीखना, अधिगम का दूसरा नाम होता है सीखना। जो कोई भी हम चीज़ सीखते हैं वो ज़िंदगी भर चलती रहती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में कुछ ना कुछ सीखता है। हर व्यक्ति ज़िंदगी में जब तक ज़िंदा है, दुनिया में है, वो कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में सीखता रहता है। चाहे थोड़ी सी चीज़ें सीखें या ज़्यादा चीज़ें सीखें, वो सीखता ही रहता है। जिस व्यक्ति में जितनी अधिक सीखने की शक्ति होती है उतनी ही अधिक उसके जीवन का विकास होता है। सीखने की शक्ति जितनी व्यक्तियों में होगी उतनी ही अधिक उनकी जो लाइफ है उनका विकास होगा। उदाहरण के लिए हम इसमें उदाहरण के लिए बता सकते हैं कि जब एक छोटे से बालक के सामने जलता हुआ दीपक रख दिया जाता है तो वो उसे पकड़ने का प्रयास करता है। इसी प्रयास के आधार पर उसका हाथ जल जाता है। अगली बार जब उसके सामने जलती हुई लौ रख दी जाती है तो उसके पिछले अनुभव के आधार पर वह उस लौ को पकड़ने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि लौ को पकड़ने से उसे दर्द महसूस होगा। ये उदाहरण था कि छोटे से बालक के सामने जब हम कोई चीज़ रख देते हैं, जैसे कि कोई लौ रख दी गई, तो उसको छुएगा तो उसे महसूस होगा दर्द, जलेगा उसका हाथ, तो उसे महसूस हो जाएगा कि इसको पकड़ने से मुझे दर्द महसूस होगा, इसलिए वह अगली बार इस चीज़ को करने का प्रयास नहीं करेगा। ये एक जीवन का विकास की एक प्रक्रिया भी है, विकास का एक उदाहरण भी है कि विकास किस तरीके से बच्चों में होता है। और विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं भी हैं। अधिगम की परिभाषा मतलब सीखने की परिभाषाएं अलग अलग उस जो वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार, मतलब कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखने को विकास की प्रक्रिया कहा है वुडवर्थ ने। और जेपी गिलफर्ड के अनुसार है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। मतलब कि जो व्यवहार है हमारा बिहेवियर, उसी के कारण बिहेवियर में ही परिवर्तन सीखना है। और तीसरा है हमारे विशेषज्ञ कॉल्विन के अनुसार कहा गया है पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। पहले से जो हमारे जो बिहेवियर है उसमें जो निर्माण होता है उसके अनुभवों के आधार पर जो परिवर्तन होते हैं उसको अधिगम कहा जाता है। ये कॉल्विन के अनुसार उनका कहना है। इसमें है सीखने के विभिन्न दृष्टिकोण। सीखने को अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। सीखने की प्रारंभिक व्याख्या अरस्तु जैसे महान दार्शनिकों ने की थी। अरस्तु दार्शनिक थे जिन्होंने इसकी व्याख्या की थी सीखने की। उन्होंने पूर्व ज्ञान को अधिक महत्व दिया, जो पहले का ज्ञान है उसको ज़्यादा महत्व दिया था। उनके अनुसार व्यक्ति तभी सीख सकता है जब उसको पहले से ही किसी चीज़ का ज्ञान हो, मतलब कि वो पहले से ही वो चीज़ जानता हो, तभी वो आगे सीख सकता है। हमारा पहला दृष्टिकोण है सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण। ये 3 दृष्टिकोण हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि सीखने के विभिन्न सिद्धांत क्या हैं। तो ये दृष्टिकोण और सिद्धांत तीनों का टॉपिक एक जैसा ही है। आप दोनों में से कोई से भी क्वेश्चन का आंसर सेम लिख सकते हैं। सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण। सीखने के सिद्धांतों में व्यवहारवादी पर आधारित सिद्धांत का विशेष महत्व है। व्यवहारवाद है उस पर आधारित सिद्धांत है, इसका बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है सीखने के सिद्धांत में। इस सिद्धांत को अधिगम का सहचार्य सिद्धांत भी कहा जाता है। जो ये सिद्धांत है व्यवहारवादी सिद्धांत, उसको अधिगम का सहचार्य भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित सिद्धांतों को सम्मिलित किया जाता है। हमारा पहला पॉइंट है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, दूसरा है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, तीसरा है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत और चौथा है व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत। ये 4 सिद्धांत है जिससे रिलेटेड मैं ये टॉपिक पूरा कवर करूँगी, इसे पूरा एक्सप्लेन करूँगी। पहला पॉइंट है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत।
इसको संयोजनवाद भी कहा जाता है। संयोजनवाद किसी चीज़ का हम वो करते हैं, संबंध होता है जिस चीज़ का, संयोजनवाद। इसके प्रतिपादक E.L. थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना संबंध स्थापित करना है, कि जो थॉर्नडाइक है उनके अनुसार सीखना संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मानसिक मस्तिष्क करता है, मतलब कि जो संबंध स्थापित करता है उसका जो कार्य है वो मनुष्य का मस्तिष्क करता है, जो मनुष्य का दिमाग है वो करता है संबंध स्थापित करने का कार्य। जब कोई व्यक्ति कुछ सीखता है तब उसके सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक, मतलब उद्दीपक या स्थिति वो होती है जो इसे एक प्रकार की प्रतिक्रिया करने को प्रेरित करती है। मतलब कि जो हमारा कोई चीज़ हम सीखते हैं तो उसके सामने बहुत सारी ऐसी कंडीशन आ जाती हैं जिसको एक अनुक्रिया करने को वो प्रेरित करती है। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट अनुक्रिया के साथ संबंध स्थापित हो जाता है, एक रिलेशन बन जाता है अनुक्रिया करने का। कि जब हम कोई सी चीज़ सीखते हैं उसके आगे एक स्थिति आ जाती है, स्थिति आती है और वो अनुक्रिया करने को प्रेरित करती है। इसका मतलब कि जो उद्दीपक है उसको अनुक्रिया से जोड़ दिया जाता है, अनुक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है, जिसे उद्दीपक अनुक्रिया संबंध मतलब कि SR बॉन्ड द्वारा स्थापित किया जा सकता है। सेकंड है अनुकूलित अनुक्रिया। पहला पॉइंट था हमारा उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, जो उद्दीपक का अनुक्रिया से संबंध स्थापित हुआ था। दूसरा है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। इसके अनुसार सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। जो अनुकूलित है अनुक्रिया है सीखने को कहा गया है अनुकूलित अनुक्रिया। अनुकूलित अनुक्रिया उद्दीपक की पुनरावृत्ति द्वारा व्यवहार का स्वचालक है। पुनरावृत्ति मतलब रिवीजन, इसके द्वारा व्यवहार का स्वचालक है। जो प्रारंभिक उत्तेजना विशेष अनुक्रिया के साथ जुड़ा होता है और वो बाद में व्यवहार का कारण बनता है। कि जो विशेष अनुक्रिया है उसके साथ जोड़ दिया जाता है स्टार्टिंग में स्वचालक को, व्यवहार के स्वचालक को अनुक्रिया के साथ जोड़ दिया जाता है और बाद में वह व्यवहार का कारण बन जाता है। इसके प्रतिपादक I.P. पॉवलोव है। एक उदाहरण दिया गया है। I.P. पॉवलोव ने उनका कहना था, उन्होंने एक प्रयोग किया था। उनके प्रयोग में पहले कुत्ते को भोजन दिखाकर घंटी बजाई जाती है। मतलब कि जो भोजन है किसी कुत्ते को दिखाओगे तो वो भोजन है उसको दिखाकर कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती है। यहाँ पे भोजन जो है स्वाभाविक उत्तेजक है। उत्तेजक मतलब जो हम ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं किसी चीज़ को लेके, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, उसके मुंह से लार टपकने लगी। बार बार यही प्रक्रिया दोहराने पर आखिर में बिना भोजन मतलब अस्वाभाविक भोजन उत्तेजक, मतलब कि जो पहले तो भोजन दिखा के घंटी बजाई गई थी, अब बिना भोजन दिखाए जो अस्वाभाविक उत्तेजक बन गया, वो बिना भोजन दिखाए घंटी बजाई जाती है। तब भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती है, क्योंकि उसे पता होता है कि इस बार भी खाना दिया जाएगा, इसलिए वो दौड़ता हुआ चला आ जाता है। जिसमें यहाँ पर भी सीखना ऐसा संबंध ही है। यहाँ पर भी एक सीखना है कि पहले कुत्ते ने भोजन को देख के लार टपकाया, वो भी एक विकास था। अब जब आखिरी में बिना भोजन के घंटी बजाएगी तो उसको समझ में आ गया कि इस बार भी भोजन मिलेगा, तो वो एक सीखना हो गया। यहाँ पर भी सीखना ऐसा संबंध ही है। थर्ड है B.A. स्किनर के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। सेकंड पॉइंट तो हमारा था अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। थर्ड हमारा था B.A. स्किनर के जो सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। उनके अनुसार अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता या सक्रियता ही सीखने के लिए उत्तरदायी होती है। मतलब कि जो सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत है उसके अनुसार अभिप्रेरणा से मतलब उत्पन्न क्रियाशीलता या सक्रियता सीखने के लिए उत्तरदायी होती है। सीखने को बनाए रखने के लिए अनुक्रिया के तुरंत बाद पुनर्बलक उद्दीपक को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हो जाता है। जो पुनर्बलक उद्दीपक है, अनुक्रिया जब होती है उसके बाद ही पुनर्बलक उद्दीपक को प्रस्तुत किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है C.L. हल, मतलब इनके द्वारा प्रतिपादित व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत। इनका सिद्धांत था C.L. हल के पुनर्बलन का सिद्धांत है। जो ये सिद्धांत है प्रतिपादित
व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत वो पुनर्बलन का सिद्धांत है। इनके अनुसार उत्तेजना और अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापना जो है, उत्तेजना और अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित करने के लिए वो चालक और पुरस्कार पर ही निर्भर रहता है। जो इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करता है वो चालक और पुरस्कार पर ही निर्भर करता है। इस प्रकार अधिगम आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। जो अधिगम है वो आवश्यकता, जितनी आवश्यकता होगी उसी की पूर्ति करने के लिए उसी की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा होता है। ये 4 पॉइंट्स थे। ये 4 पॉइंट्स थे सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण। इसका फर्स्ट पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सीखने का संज्ञानवादी दृष्टिकोण। इसमें मानसिक संरचना पर जोर दिया जिसे व्यवहारवाद ने पूरी तरह से अनदेखा कर दिया था। व्यवहारवाद में कोई वो नहीं था कि ये जो सिद्धांत है उसने मानसिक संरचना पर जोर दिया, क्योंकि व्यवहारवाद ने इसे पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था। 1950 के दशक के अंत में विकसित हुआ था। जब 1950 था उसके दशक के अंत में ये इसका विकास हुआ था संज्ञानवादी दृष्टिकोण का। यह सिद्धांत कंप्यूटर से प्रभावित है, मतलब कि जो कंप्यूटर है कंप्यूटर की तुलना मानव मस्तिष्क से करता है। कंप्यूटर की तरह ही हम भी किसी सूचना के संसाधक हैं जो ज्ञान को अवशोषित करते हैं, उस पर संज्ञानात्मक कार्य करते हैं और उसे अपनी स्मृति में रखते हैं। कि कंप्यूटर से हमें कंप्यूटर से हमारे मस्तिष्क को कंपेयर किया गया है इसमें। जैसे कंप्यूटर भी सूचना का संसाधक होता है, वैसे हमारा मस्तिष्क भी सूचना का संसाधक होता है जो ज्ञान को अवशोषित करता है, ज्ञान को गेन करता है, उस पर संज्ञानात्मक कार्य भी किया जाता है, उसको अपनी स्मृति में रखता है। मतलब हम टाइम टू टाइम उसे अपडेट भी करते रहते हैं और हमारी ज़िंदगी में उसका यूज़ भी होता रहता है। इस दृष्टिकोण में हम ज्ञान को अर्जित करते हैं। ये जो दृष्टिकोण है इसमें हम ज्ञान को अर्जित करते हैं। यह ज्ञान में परिवर्तन ही हमारे व्यवहार में परिवर्तन का कारण बनते हैं। जो नॉलेज हमें मिलती है उसमें जो चेंजेस आते हैं वही हमारे बिहेवियर में चेंजेस का कारण बनते हैं। संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत विद्यार्थी को प्रभावित करता है। जो संज्ञानात्मक अधिगम है वो सिद्धांत विद्यार्थी को भी प्रभावित करता है, क्योंकि इसके विकास की प्रक्रिया ही सीखने में मदद करती है। जो ये विकास की प्रक्रिया है वो ही विद्यार्थियों को सीखने में मदद करती है। इसको पूरा संक्षेप में पढ़ते हैं। संज्ञानवादी विचार क्या थे, सीखने को किस प्रकार से देखा गया है। पहला पॉइंट है ज्ञान निश्चित है और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बाहरी उद्दीपकों की आवश्यकता है, परंतु जब हम ज्ञान को संसाधित करते हैं तब हमारा पूर्व ज्ञान इसे प्रभावित करता है। ज्ञान तो बिल्कुल निश्चित होता है और जो ये ज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए बाहरी चीज़ों की ज़रूरत होती है। बाहर जो कंडीशन होती हैं, जो स्थिति होती है, बाहरी स्थिति, उद्दीपक मतलब स्थिति जो होती है उसकी आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से हम पूर्व ज्ञान से मतलब जो हमारा ज्ञान है उसको गेन कर पाते हैं, जो नॉलेज है वो गेन कर पाते हैं। सेकंड पॉइंट है शिक्षण ज्ञान का हस्तांतरण है। शिक्षण का उद्देश्य शिक्षार्थियों को अधिक सटीक और पूर्व ज्ञान की ओर ले जाना है। जो शिक्षण है वो ज्ञान का हस्तांतरण है। वो जो शिक्षण है उसका जो शिक्षा है, शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, जो शिक्षार्थी है उसको बहुत ज़्यादा सटीक और पूर्व ज्ञान की ओर, जो पहले हमें ज्ञान प्राप्त है उसकी ओर ले जाना होता है और नई चीज़ों को सिखाना होता है। जो नई चीज़ें होती हैं उसको उसमें विकास करने में मदद करता है। प्रभावी रणनीतियाँ एवं मॉडल सीखने में एवं गलत अवधारणाओं को ठीक करने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो शिक्षक है उसकी भूमिका क्या है, जो प्रभावी रणनीतियाँ हैं या मॉडल है उसको सीखने में, या गलत जो अवधारणाएँ गलतियाँ जो हो जाती हैं शिक्षार्थियों से उनको ठीक करने में शिक्षक भूमिका निभाता है। फोर्थ पॉइंट है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण में साथियों की भूमिका ना के बराबर होती है। जो संज्ञानात्मक दृष्टिकोण है उसमें जो साथी हैं, लेकिन जो साथी होते हैं जो शिक्षार्थी होते हैं उनके जो साथी होते हैं वो उनकी भूमिका ना के बराबर होती है, लेकिन कभी कभार उनका जो सूचना के संसाधक को प्रभावित करता है, मतलब सूचना के संसाधक भी बन जाते हैं कभी कभार। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संरचनावादी दृष्टिकोण।
दो दृष्टिकोण थे, व्यवहारवादी और संज्ञानवादी। ये थर्ड पॉइंट है संरचनावादी दृष्टिकोण, जिसमें जो ज्ञान है व्यक्ति ज्ञान अपने आप से प्राप्त करता है। कोई भी चीज़ है उसकी रचना करता है, जो ज्ञान है उसकी रचना खुद करता है गेन करने के लिए। इसमें है, इसके अनुसार ज्ञान बाहरी पक्ष ना होकर आंतरिक पक्ष है। जो ज्ञान है बाहरी पक्ष नहीं होता, जो हम बाहर नज़र नहीं आता कि ज्ञान किसके अंदर कितना है, वो आंतरिक पक्ष है। इसी कारण व्यक्ति के शारीरिक गठन या सौंदर्य को देखकर यह पता नहीं लगाया जा सकता कि कोई व्यक्ति कितना ज्ञानी है या उसके पास ज्ञान का अभाव है। मतलब कि जो इसी वजह से जो बाहरी पक्ष ना होकर वो आंतरिक पक्ष है, इसी रीज़न से शारीरिक गठन या सौंदर्य को देख के हम नहीं पता लगा सकते कि कितना कोई व्यक्ति कितना ज्ञानी है या किसी के पास कितना ज्ञान है या किसके अंदर ज्ञान की कमी है। अर्थात ज्ञान आंतरिक पक्ष है और फिर व्यक्ति उसे अर्जित करता है, फिर संचित करता है और फिर वह दिन प्रतिदिन विस्तार भी करता रहता है। जो ज्ञान है वो आंतरिक पक्ष है। इसका मतलब कि फिर व्यक्ति उसे अर्जित करता है, मतलब गेन करता है, फिर उसे संचित करता है, मतलब उस पर काम करता है और फिर वो दिन प्रतिदिन वो विस्तार भी करता रहता है, मतलब कि वो विकास करता रहता है। संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मानना है कि बालक के द्वारा पूर्व में प्राप्त ज्ञान और नए या जिस ज्ञान को वह प्राप्त करता है, दोनों में अंतर क्रिया होती रहती है। जो संरचनावादी है उसके अधिगम सिद्धांत के अनुसार ये है, जो बालक ने पहले जो ज्ञान प्राप्त कर रखा होता है और जो नए ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं या वो कर रहा होता है इस टाइम पे ज्ञान प्राप्त, उसमें वो क्रिया होती रहती है और इसी के परिणाम स्वरूप वे ज्ञान प्राप्त करता है। मतलब कि जो क्रिया हो रही होती है उसके अंदर हम नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं, कई बार से कभी कहीं, तो उसके परिणाम स्वरूप वह ज्ञान प्राप्त करता रहता है, जो नॉलेज है वो गेन करता रहता है। संरचनावाद में बालक स्वयं कार्य करता है और वह करके सीखता है। मतलब कि संरचनावाद है खुद से कार्य करता है और वह उसी कार्य को करके वो बालक सीखता है और उसके द्वारा सीखा गया कार्य उसके मन मस्तिष्क में बैठ जाता है, अर्थात स्थायी हो जाता है। जो हम लोग कोई भी काम अपनी खुद से करते हैं, कोई दूसरा करेगा तो हमारे दिमाग से, जो हमारे माइंड से स्लिप हो जाता है। जब इंसान खुद अपनी तरफ से एक्सपेरिमेंट करे, प्रैक्टिकल करे, तो वो खुद करके जो सीखता है ना, वो उसके दिमाग में फिट बैठ जाता है, फिक्स हो जाता है कि हाँ वो नहीं भूल सकता फिर, अर्थात स्थायी हो जाता है। संरचनावादी सिद्धांत में शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक की तरह होती है। जो संरचनावादी सिद्धांत है उसमें शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक की तरह होती है। सही राह दिखाने के लिए शिक्षार्थियों को सही राह दिखाने के लिए शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बालक को काम करने के तरीके और उनके उद्देश्य को बताती है। जो मार्गदर्शक की तरह होती है, बालक को जो काम करने के तरीके भी बताए जाते हैं और उनका जो उद्देश्य है, उनका जो लक्ष्य है, उनको बताती है। शिक्षक बालकों को काम करने का अवसर प्रदान करती है, जो काम करने का अवसर भी प्रदान करती है और उन्हें सही ढंग से कार्य करने को प्रेरित करता है। जो अगर कोई शिक्षार्थी गलत कार्य करता है तो उसको सही ढंग से कार्य करने के लिए भी प्रेरित करते हैं, उसे सही करने का भी काम करते हैं, जिससे बालक कम समय में अपने काम को पूरा कर सके। इसको संक्षेप में पढ़ेंगे कि संरचनावादी दृष्टिकोण में सीखने को किस प्रकार से देखा जाता है। ज्ञान का निर्माण या तो सामाजिक रूप से या तो व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। मतलब कि जो ज्ञान का निर्माण है या तो सामाजिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से किया जा सकते हैं। व्यक्तिगत मत के अनुसार ज्ञान का निर्माण विद्यार्थी पर निर्भर करता है और सामाजिक संरचना मत के अनुसार ज्ञान का निर्माण सभी विद्यार्थी एक साथ मिलकर करते हैं। व्यक्तिगत मत के अनुसार शिक्षण एक चुनौती है जो संपूर्ण समझ की दिशा में कार्य करती है। ये नेक्स्ट पॉइंट आई थिंक है नहीं, इसमें मैं डालना भूल गई, तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। इसका लास्ट पॉइंट है, व्यक्तिगत मत के अनुसार शिक्षण एक चुनौती है जो संपूर्ण समझ की दिशा में मार्गदर्शन करती है। सामाजिक संरचना के अनुसार शिक्षण शिक्षार्थियों के साथ मिलकर ज्ञान का निर्माण करना है। इसका मतलब कि जो व्यक्तिगत मत है उसके अनुसार शिक्षा जो है वो एक चुनौती है जो संपूर्ण समझ की दिशा में मार्गदर्शन करती है।
जो पूरा समझ है, पूरी समझ विकसित करने के लिए मार्गदर्शन करती है। सामाजिक संरचना के अनुसार शिक्षण शिक्षार्थियों के साथ मिलकर कार्य ज्ञान का निर्माण करना है। जो सामाजिक संरचना है उसके अनुसार ये है कि जो शिक्षण है वो जो सभी विद्यार्थी, सभी शिक्षार्थी मिलकर कार्य करें तभी ज्ञान का निर्माण हो सकता है। ये व्यक्तिगत मत और सामाजिक संरचना के अनुसार ये दोनों टॉपिक थे वो कवर हो चुके हैं। तो ये पूरा आंसर था, पूरा टॉपिक मैंने कवर कर दिया है। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो ये पूरा आंसर लिख सकते हैं हम आप लोग, और बहुत इजी लैंग्वेज में दे रखा है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने के चांसेस भी हैं। इसमें दृष्टिकोण या सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत भी पूछे जा सकते हैं, दृष्टिकोण भी पूछे जा सकते हैं, किसी तीनों में से एक टॉपिक के बारे में भी पूछा जा सकता है। आप कुछ भी कुछ सारे आंसर क्वेश्चन में से कोई सा भी अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यही आंसर लिख सकते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में है आपके लायक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे रिलेटेड वीडियो मैं आप तक पहुँचती रहेगी, इससे रिलेटेड वीडियो। And thank you so much for watching my video.